गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, संपोषित प्रबंधन। देखो यहाँ पे हमें इस चैप्टर में क्या सीखने को मिलेगा। नाम से पता चल रहा है इस चैप्टर में हम प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन का मतलब है वो साधन जो प्रकृति द्वारा हमें दिए गए और हमारे लिए आवश्यक है। ऐसे साधन जो प्रकृति ने हमें दिए हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहा। कक्षा 9 में भी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था प्राकृतिक संसाधनों के बारे में? वायु, जल और मृदा। वायु, जल और मृदा के बारे में पढ़ा था कि प्रकृति से हमें मिलते हैं और ये इनकी आवश्यकता क्या है हमारे जीवन में, और इनका प्रयोग कैसे करना है और इनका चक्रण कैसे होता है। ये सब हमने 9th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, ये सब हम कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं। पिछले चैप्टर में हमने प्रदूषण के बारे में पढ़ा ना, कि प्रदूषण हम किस प्रकार से फैला रहे हैं, उसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है और उसके प्रभाव पर्यावरण पर क्या है। ये सब हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। अब हमें प्रदूषण से बचाना है पृथ्वी को, और साथ में प्राकृतिक संसाधनों का तो प्रयोग भी करना है। ये साधन हमने प्रयोग भी तो करने हैं। ठीक है, और प्रयोग इस तरह से हो कि इनका प्रबंधन संपोषित हो। अब ये शब्द क्या है, प्रबंधन क्या होता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करनी है। ठीक है, मैनेजमेंट कैसी हो? सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब है किस प्रकार से साधनों का प्रयोग प्रयोग तो करना पड़ेगा, तो इस प्रकार से हो कि कहीं इन संसाधनों का नष्ट, ये संसाधन विनाश ना हो जाए, यानी वो नष्ट ना हो जाए। तो ये ध्यान रखना है, प्रयोग इस तरह से करना है कि संसाधन नष्ट ना हो जाए और निरंतर निरंतर इनकी मात्रा बनी रहे। जरूरी है ना। तो ये मृदा, वायु, अ, जल, ये सब ऐसे हो कि प्रयोग करने लायक बनी रहे। वायु में आपको पता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्राएं निश्चित रहनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन दोनों ही जरूरी हैं हमारे जीवन के लिए। ठीक है, इनकी मात्रा कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इनका प्रयोग हो और विभिन्न संसाधनों का प्रयोग ऐसे हो कि ये संतुलन बना रहे, उसे हम कहते हैं संपोषित प्रबंधन। और जो चीजें समाप्त होने वाली हैं, ऐसी भी आपने पढ़ी थी, जो समाप्त हो सकती है, उनका प्रयोग इस तरह से हो कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी वो मात्रा निरंतर बनी रहे। ये जरूरी है। अब यहाँ पर इस अध्याय में हम जिन संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे वो है वन, वन्य जीवन, कोयला और पेट्रोलियम। जल भी है, जल, कोयला और पेट्रोलियम। ये सब जो साधन है हमारे जीवन में अति आवश्यक है और इनका प्रयोग हम करते हैं। लेकिन प्रयोग इस प्रकार से हो कि ये प्रकृति का पर कोई कुप्रभाव ना डाले। ठीक है, क्योंकि जो हमने पढ़ा कि संसाधनों का प्रयोग जब हम करते हैं तो हम प्रदूषण अत्यधिक फैला रहे हैं। और प्रदूषण किसी राष्ट्र की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है। ठीक है, तो ये जो समस्याएं हैं, प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन, संपोषित प्रबंधन, उनका मात्रा को निश्चित बनाए रखना, ये मात्रा को निश्चित बनाए रखना, प्रदूषण से प्रकृति को बचाना, ये सब समस्याएं विश्व के लिए हैं, किसी एक राष्ट्र के लिए नहीं। ठीक है, अगर जैसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है अत्यधिक तो पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। ये पूरे विश्व की समस्या है ना। तो विश्व में इसके लिए देखो कुछ कानून बनाए गए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो वो होते हैं अंतरराष्ट्रीय कानून, जिससे इन संसाधनों का उचित प्रबंधन हो सके, प्रदूषण कम हो सके और इनकी मात्रा निश्चित बनी रहे।
ठीक है। कोयला, पेट्रोलियम, इनको हमें अच्छे से प्रयोग करना है। 8वीं कक्षा में भी आपने इसके बारे में पढ़ा था, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में भी पढ़ा था, और हम किस प्रकार से कोयला और पेट्रोलियम का प्रयोग कर सकते हैं कि वो नष्ट ना हो जाए, हमें अगली पीढ़ी के लिए भी इनको बचा के रखना है। तो देखिए, इस इन सब चीजों के लिए, इन सब चीजों के लिए क्या है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ संस्थाएं बनी हैं, कुछ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की कुछ संस्थाएं हैं जो ये कार्य करने के लिए आगे आई हैं। और क्या कर रही हैं? लोगों को जागरूक कर रही हैं इन समस्याओं के बारे में, और किस प्रकार से हमें संसाधनों का प्रयोग करना है उसके बारे में जागरूक कर रही हैं। ठीक है। अब जैसे कि आप जानते हैं, हमारे देश में गंगा सफाई योजना, ठीक है, ये योजना कब लागू हुई? जून 1985 में। क्यों हुई? ताकि, क्योंकि गंगा हमारी धरोहर है और इसका जल पवित्र माना जाता है, तो हमें पता चला कि इसके जल के अंदर बहुत सारे जीवाणु हैं, जिसके कारण इसकी गुणवत्ता में अत्यधिक कमी आई। तो ये हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपनी धरोहर को बचा कर रखें। तो इसलिए सरकार ने गंगा सफाई योजना, ये कार्यक्रम 1985 में चलाया, ताकि इसकी गुणवत्ता को सुधारा जा सके। अब गुणवत्ता खराब कैसे हुई है? देखो, इसके अंदर कोलीफॉर्म नाम का एक बैक्टीरिया पाया गया। कोलीफॉर्म, कोलीफॉर्म नामक बैक्टीरिया एक पाया गया, जो मनुष्य की आंत में पाया जाता है और रोग करता है। तो जब जल के अंदर ये कोलीफॉर्म जीवाणु मिला, तो इससे पता चला कि जल की गुणवत्ता में अत्यधिक कमी आई। तो जल जो है संदूषित हो गया सूक्ष्म जीव से। ठीक है। तो गंगा का प्रदूषण कैसे हुआ है, गंगा के प्रदूषण से क्या मतलब है, इसके लिए आपकी बुक में एक स्पेशल पैराग्राफ दे रखा है, गंगा का प्रदूषण। इसके बारे में आप पढ़ें, जिसमें बताया है कि गंगा के जल का प्रदूषण किस प्रकार होता है, हम क्या क्या डालते हैं उसमें, वो आपने पढ़ना है। किस प्रकार से प्रदूषण बढ़ा है गंगा के जल का, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा है। और कौन से शहर हैं मुख्य रूप से, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल है, वहां से 100 से अधिक यूपी है, बिहार है और बंगाल है। ये 100 से अधिक इनके शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे पर है। अब वो किस प्रकार से प्रदूषण फैला रहे हैं? जैसे गंगा नदी के किनारे नहाना, कपड़े धोना, या फैक्ट्रियों का गंदा पानी, ये तो छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़ा, जिस वजह से प्रदूषण फैल रहा है, गंगा का जल खराब हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में आपने इस पैराग्राफ में पढ़ना है, क्या क्या करके हम गंगा के जल को प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे मछलियां भी मर रही हैं। और नमामि गंगे कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ? नमामि गंगे, ये भारत में भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने जून 2014 में स्टार्ट किया। ठीक है। और एक राष्ट्रीय मिशन विंग बनाया गया एक, जो गंगा के स्वच्छ करने के लिए कार्य कर रहा है, जो अक्टूबर 2016 में बनाया गया था। तो ये सब आपने इस पैराग्राफ में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। इतना काफी है आज के लिए, बाकी हम इसके बाद पढ़ेंगे कि हमें अगर प्रदूषण से बचना है और प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करना है, तो 5 R हमने यूज करने हैं। ये 5 R क्या है, जिसमें सबसे पहला आता है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना। ऐसी चीजें जैसे प्लास्टिक होता है, उसके लिए इनकार करना है, नहीं हमने यूज करना है। ठीक है। रिड्यूस करना है, जो चीजें हमें यूज करनी ही पड़ रही है, ठीक है, उनसे हम मना नहीं कर सकते, करनी ही पड़ रही है, तो उनका उपयोग रिड्यूस करना, कम करना है, कम प्रयोग करना है। चीजों को रीयूज करना है। अब जो चीजें यूज हो रही हैं, उनको दोबारा से यूज करना है। जैसे कुछ प्लास्टिक के बैग हमें यूज करने ही पड़े, या कुछ और चीजें, प्लास्टिक के डब्बे यूज करने पड़े, तो उनका दोबारा से प्रयोग किया जा सके। थैलों का, प्लास्टिक के थैलों का दोबारा से वही प्रयोग में लाया जा, ऐसा नहीं कि फेंक देना एक बार यूज करके।
दोबारा प्रयोग में लाना है। उसके बाद रीपर्पज है, जैसे कुछ डिब्बे हैं हमारे पास, वो उनका काम अब खत्म हो, तो उनको किसी और काम में लगा लिया जाए, किसी और काम में। रीयूज का मतलब है उसी काम में दोबारा लगाना, और रीपर्पज का मतलब है कि अगर उस काम में नहीं यूज हो सकते तो किसी और काम में प्रयोग में लाए जा सकें। जैसे कुछ डब्बे हैं प्लास्टिक के कहीं दुकानों में, उनको हम घर में रख सकते हैं, कुछ सामान उसमें डाला जा सकता है, ठीक है। और रिसाइकल का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज खराब हो गई तो उसे अगर कहीं दोबारा से फैक्ट्री में ले जाकर उससे नया सामान बनाया जा सके, उसे हम रिसाइकल कहते हैं। तो ये 5 R आपने पढ़ने हैं अपनी बुक में। एक गंगा का प्रदूषण पढ़ना है, और ये 5 R के बारे में पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये गंगा सफाई योजना कब स्टार्ट हुई? जून में। ये जो गंगा सफाई योजना है 1985 में स्टार्ट हुई थी, पता नहीं कब हुई थी। जून 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, प्रदूषण से को रोकने के लिए और गंगा की सफाई के लिए। मुख्य रूप से 2014 में केंद्र सरकार ने चलाया था। और एक और राष्ट्रीय विंग बना था 2016 में, अक्टूबर 2016 में। ये भी याद रखना है आप। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ के और नोट भी करनी है, ठीक है। गंगा का प्रदूषण कैसे कैसे, ये तो जनरल सी बात है, ये सबको पता। कौन कौन से कार्यक्रम चले हैं गंगा सफाई के लिए? एक गंगा सफाई योजना 1985 में, नमामि गंगे 2014 में, और एक राष्ट्रीय एक कार्यक्रम चलाया गया था, एक विंग बनाया गया, राष्ट्रीय मिशन कार्यान्वयन विंग है, एक 2016 में स्थापित किया गया था गंगा की सफाई के लिए ही, स्वच्छ जल के लिए मुख्य रूप से। तो ये सब आप पढ़ो, इतना काफी है आज के लिए। और समझो इन बातों को, जनरल सी चीजें हैं हमारे, बचपन से हम इनको पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, इनके बारे में सीखते आए हैं। इसी को आगे पढ़ना है, थोड़े से अच्छे तरीके से पढ़ना है, छोटी छोटी बातें याद रखनी है और नोट करनी है अपनी नोट, ठीक है। इतना काफी है, ओके, थैंक यू।